मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक महाशास्त्र, इसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी, और इसमें कुल मिला के 10 अध्याय हैं और उन 10 अध्यायों में 7 तत्वों का वर्णन है। उनमें से हमारी चर्चा तीसरे अध्याय के संबंध में, शुरू के 4 अध्यायों में जीव तत्व का वर्णन है और यहाँ जीव कहाँ कहाँ रहते हैं क्षेत्र रूप में, उसका वर्णन यहाँ तीसरे अध्याय में चल रहा है। तो तीसरे अध्याय के अंतर्गत हम मध्य लोक का वर्णन देख रहे हैं। अधोलोक का वर्णन हमने देखा और मध्य लोक में कैसी कैसी रचनाएं हैं, किस तरह की रचनाएं मध्य लोक में पाई जाती है, उसका वर्णन हम देख रहे हैं। मध्य लोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। उनमें सबसे बीचों बीच एक जम्बू नाम का द्वीप है और उस जम्बू द्वीप में 6 महापर्वत हैं। उन 6 महापर्वतों के कारण ये पूरा जम्बू द्वीप 7 भागों में 7 क्षेत्रों में डिवाइड हो गया और वो 7 क्षेत्रों के नाम किसने नहीं सुनाए हैं अभी तक मुझे? 7 क्षेत्रों के नाम मधु जी बोलिए। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्य, ऐणियवत, ऐरावत। बढ़िया, ये 7 क्षेत्र हैं और 6 महापर्वत कौन कौन से हैं? ये 6 महापर्वत, रश्मि जी रेणु जी लुहाड़िया, बोल रहे हैं नहीं? वो बोलते थे निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। हाँ, ये 6 महापर्वत हैं, हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी। इन 6 महापर्वतों पर 6 सरोवर हैं और उन 6 सरोवरों के नाम मधु भाभी बाकलीवाल। चलिए आयुषी जी। हाँ, 6 सरोवरों के नाम। पद्म, महापद्म, महापद्म, तेंगिज, केसरी और महापुंडरीक और पुंडरीक। हाँ, पद्म, महापद्म, तिकिंच, केसरी, महापुंडरीक और पुंडरीक। बढ़िया। इन सरोवरों से 14 नदियां निकलती हैं
जो 7 क्षेत्रों में जाकर बहती हैं, वो 14 नदियां कौन कौन सी हैं? 14 नदियां। रागिनी जी हैं? आप आवाज चालू कर पाएंगे अपनी? मैं बताऊं? हाँ चलिए, आप बोलिए मधुबा, बोलिए। भारत क्षेत्र में गंगा सिंधु, हेमवत क्षेत्र में रोहित रोहितास्या, हरित क्षेत्र में हरित हरिकांता, विदेश क्षेत्र में सीता सीतोदा और रम्य क्षेत्र में नारी नरकांता, अरण्य क्षेत्र में स्वर्ण कूला रूपे कूला और ऐरावत क्षेत्र में रक्ता रक्तोदा। बढ़िया, बहुत अच्छा। 7 क्षेत्रों में कौन कौन सी नदियां बहती हैं ये हमने देख लिया। अभी कल हमने थोड़ी सी भरत क्षेत्र की रचना देखी थी। भरत क्षेत्र के जो चारों तरफ, भरत क्षेत्र के चारों तरफ क्या क्या है? भरत क्षेत्र के चारों तरफ क्या क्या है? सीमा भाभी। चलिए, मीना भाभी सूरत। हाँ, आवाज चालू नहीं हुई आपकी। ये विद्यार्थ पर्वत चारों तरफ 5 तो मलक्ष खंड है और एक देखिए, मैं चारों तरफ पूछ रही हूँ, मैं उसके बीच में नहीं पूछ रही। चारों तरफ क्या है? भरत क्षेत्र के चारों तरफ मतलब उसके बाहर चारों तरफ क्या है? चारों तरफ तो लवण समुद्र। सॉरी, मेरा हाँ चलिए, हाँ बोलिए सीमा भाभी। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ बोलिए सीमा भाभी। मतलब 3 तरफ तो पर्वत है और 1 तरफ समुद्र है। 3 तरफ पर्वत? उल्टा हो गया आपका। 3 तरफ समुद्र है। हाँ 3 तरफ समुद्र है और 1 तरफ पर्वत। हाँ 3, ठीक है। भरत क्षेत्र के प्रश्न ये था, बाकी लोग सब म्यूट हो जाइए। प्रश्न ये था कि भरत क्षेत्र के चारों तरफ क्या है? तो भरत क्षेत्र के 3 साइड में तो समुद्र है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और एक साइड में उत्तर की तरफ हिमवन पर्वत है। तो एक तरफ हिमवन पर्वत और बाकी दक्षिण में, पूर्व में और पश्चिम में, तीनों साइड में समुद्र है। इस भरत क्षेत्र के बीचों बीच क्या है? भरत क्षेत्र के बीचों बीच क्या है? हाँ बस, अब आप म्यूट हो जाइए सीमा भाभी। हाँ बोलिए, कांता आंटी बोलिए, आवाज चालू करिए अपनी, फिर से बंद हो गई। हाँ, विजयार्ध। हाँ, विजयार्ध नाम का पर्वत है। इस पर्वत का नाम, बढ़िया आंसर है, इस पर्वत का नाम विजयार्ध क्यों है? इस पर्वत का नाम विजयार्ध इसलिए है कि एक चक्रवर्ती होता है यहाँ भरत क्षेत्र के आर्यखंडों में, चक्रवर्ती होते हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा भरत चक्रवर्ती। तो ये जो कल हमने देखे थे, भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए थे, वो इन 6 खंडों का राजा होता है, इन 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है। तो जहां उसकी विजय आधी हो जाती है, वो बीच में एक पर्वत है भरत क्षेत्र के, तो आधा भरत क्षेत्र उस पर्वत के उस तरफ, आधा भरत क्षेत्र इस तरफ। तो जहां उसकी विजय आधी हो जाती है कि आधा भरत क्षेत्र जहां उसने जीत लिया, वो पर्वत कहलाता है विजयार्ध। चक्रवर्ती की विजय अभी जहां आधी हो गई है, आधी विजय जहां प्राप्त हो गई है, वो पर्वत कहलाता है विजयार्ध पर्वत। जो चक्रवर्ती होता है वो इस भरत क्षेत्र के 6 खंडों पर विजय प्राप्त करता है, 6 खंडों का राजा होता है। विजय प्राप्त करता है का मतलब है 6 खंड उसके अधीन होते हैं, वो उसका राजा होता है। और एक होते हैं नारायण अथवा प्रति नारायण, जिन्हें अर्धचक्री कहते हैं। जैसे रावण था प्रति नारायण, अर्धचक्री सम्राट। जरासंध था कृष्ण के समय में, वो अर्धचक्री सम्राट। वो 3 खंडों के राजा होते हैं। ये जो दक्षिण साइड वाले 3 खंड हैं, ये अपना भरत क्षेत्र है।
ये भरत क्षेत्र है और ये भरत क्षेत्र में ये बीच में है विजयार्ध पर्वत और ये यहाँ से निकली हैं, ये सरोवर है, ये सिंधु नदी और ये इधर से ये गंगा नदी। तो ये 6 हिस्से इस भरत क्षेत्र के हो गए हैं। तो जो चक्रवर्ती है वो इन 6 खंडों का राजा होता है और जो अर्ध चक्रवर्ती है उसको प्रतिनारायण भी बोलते हैं और प्रतिनारायण को जीतकर नारायण वहां का राजा बनता है। जैसे रावण था प्रतिनारायण, लक्ष्मण थे नारायण। तो लक्ष्मण ने रावण को मारकर, और ये रावण जो था ये इन नीचे वाले जो 3 खंड हैं, दक्षिण साइड वाले जो 3 खंड हैं, इन 3 खंडों का वो राजा था। और फिर जब लक्ष्मण ने उस पर विजय प्राप्त की तो लक्ष्मण इन 3 खंडों का राजा बन गए। ऐसे ही कृष्ण नारायण थे और जरासंध प्रतिनारायण थे। तो जरासंध पहले इन 3 खंडों के राजा थे और फिर जरासंध को मारकर कृष्ण इन 3 खंडों के राजा बन गए। इस तरह से 9 नारायण और 9 प्रतिनारायण होते हैं। एक दिन हमने संख्या लिखी थी 63 सलाका पुरुषों की, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र। तो उनमें से जो नारायण और प्रतिनारायण है उनकी बात यहाँ हम बता रहे हैं। और जो चक्रवर्ती होते हैं सारे ही चक्रवर्ती इन पूरे 6 खंडों के राजा होते हैं। तो चक्रवर्ती की विजय यहाँ आधी हो जाती है, इसलिए इस पर्वत का नाम है विजयार्ध। और इस पर्वत का दूसरा नाम रजताचल अथवा रजतगिरी भी इसको कहते हैं। ये चांदी का बना हुआ है, इसलिए इसको रजतगिरी अथवा रजताचल भी कहते हैं। इस विजयार्ध पर्वत पर, हाँ बोलिए आंटी। ये जो विजयार्ध पर्वत पे तो आपने विद्याधर और इसके अलावा वो भी तो बताए, देव भी तो, हाँ जाति के ये सब भी चक्रवर्ती के अधीन हो जाते हैं। हाँ, जो देव तो नहीं होते हैं, देव तो वैसे भी उसकी सेवा में रहते हैं, वो अलग, वो वहां वाले देव भी उसकी सेवा में, अधीन का मतलब है कि वो सब उसके पुण्य के प्रभाव से उसकी सेवा में रहते हैं और विद्याधर भी सब उसके अधीन हो जाते हैं। चक्रवर्ती की जो 96,000 रानियां होती हैं तो उनमें से 32,000 तो आर्यखंड में होती है। ये हमने कल खंड भी देखे थे कि ये बीच वाला जो दक्षिण साइड में बीच वाला जो खंड है ये आर्यखंड है, ये बीच वाला ये आर्यखंड है और बाकी के जो 5 खंड है ये म्लेच्छ खंड कहलाते हैं। तो 32,000 पत्नियां तो यहाँ आर्यखंड में से होती है और 32,000 पत्नियां म्लेच्छ खंड में से होती हैं और 32,000 रानियां ये विद्याधरों की होती हैं। ऐसे करके 96,000 रानियां चक्रवर्ती की होती हैं। तो वो विद्याधरों पर भी विजय प्राप्त करते हैं, पूरे भरत क्षेत्र के राजा होते हैं, तो वो सब उसमें आ जाएंगे। और वो जो देव हैं वो तो हीन जाति व्यंतर आदि हैं, वो वैसे उसकी सेवा में, चक्रवर्ती की सेवा में सब देव रहते हैं। उसके चक्र रत्न की सेवा 1000 देव मिलके करते हैं, तो देव तो वैसे उनकी सेवा में सब खड़े रहते हैं। तो ये जो पर्वत है, ये पर्वत की ऊंचाई कितनी है? विजयार्ध पर्वत की ऊंचाई 25 योजन हाइट है और जो फैलाव है, विस्तार है, वो 50 योजन का विस्तार है। तो ये इस तरह से समझ लीजिए, ये पर्वत ऐसे है, समझ लीजिए 50 योजन यहाँ ऐसे फैला हुआ है, ये 50 योजन इतना फैला हुआ है और उसकी ऊंचाई हम देखेंगे, ऊंचा उठा हुआ है 25 योजन। तो ये यहाँ से ऊपर चले और 10 योजन ऊपर चलने पर इधर से 10 योजन कट गया और इधर से भी 10 योजन कट गया। अब ये ऐसे में क्या अपन बना नहीं पाएंगे वो, इसलिए कल मैंने आपको वैसे बना के दिखाया था। तो इधर से 10 योजन कटने पर वो जो जगह बचती है वहाँ विद्याधरों के नगर हैं, उनको बोलते हैं विद्याधरों की श्रेणियां हैं। श्रेणियां मतलब उनके रहने के स्थान हैं, विद्याधरों के नगर हैं, बहुत बड़े बड़े नगर हैं और उन सब नगरों में बहुत सारे जिन मंदिर हैं। जैसे हमारे नगरों में हमारे जिन मंदिर होते हैं, वैसे वहाँ विद्याधरों के नगरों में उनके जिन मंदिर हैं और वो विद्याधर लोग अनेक प्रकार की विद्याओं से सहित होते हैं, वो वहाँ रहते हैं। फिर वापस और 10 योजन ऊपर चलेंगे, तो 10 योजन ऊपर और चलेंगे तो फिर से ये 10-10 योजन कट जाएगा दोनों साइड में और वहां पर जो अभियोग्य जाति के देव हैं, व्यंतरों के अभियोग्य जाति के जो देव हैं वो वहां पर रहते हैं और उनके भवनों में भी वहां भी जिन मंदिर होते हैं। लेकिन ये जो सब जिन मंदिर हैं ये काउंटिंग में नहीं है, काउंटिंग में वो जो सिद्धायतन जो कूट आएगी वही है।
फिर बचा 5। विपुलाचल पर्वत किसको बोलते हैं? नहीं, विपुलाचल तो अपने राजगिरी को बोलते हैं। ये तो विजयार्थ पर्वत है। और एक अभी आएगा, अभी एक और पर्वत आज हम देखेंगे, उसका नाम वृषभाचल है। वृषभाचल, विपुलाचल नहीं है, हो सकता है आप उसके लिए पूछ रहे हो। वृषभाचल है, वो अभी आएगा। इस विजयार्थ के अलग से वो नहीं है क्या? कोई विजयार्थ का अलग से बड़ा वो नक्शा पता चल जाए ये श्रेणियां कैसे बनी हुई है? मैं देखूंगी, देखती हूँ मैं। वो जो वीडियो अपन ने देखी थी ना, उन्हीं में आगे होंगी। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं निकाल नहीं पाई। देखती हूँ मैं। चारों तरफ बनी हुई है 5-5, मतलब ये 40 का रह गया तो मतलब ये 40 का तो चारों तरफ। देखिए ऐसे आज मैं कुछ चीज जैसे समझ लीजिए कि जैसे ये अपनी ग्रंथ है, ऐसा समझिए आप। लेकिन इसकी तो चौड़ाई ज्यादा है, इसकी चौड़ाई कम लेनी है अपने को। ऐसे समझिए, अभी इसी को समझते हैं कि ये 25 योजन ऊंचाई है ना। तो यहाँ से हम चले, यहाँ से नीचे से हम चलेंगे तो ये 10 योजन पे यहाँ पहुंचे। तो यहाँ पहुंचने पर ये ग्रंथ के पेजेस, जैसे अपनी वो नहीं होती है कुछ इस तरह की आती हैं नोट्स वाली डायरीज, हो सकता है आप लोगों ने नहीं देखी हो, पर बच्चों के पास में होती हैं। या अपनी टेलीफोन वाली जो होती है, वो थोड़े थोड़े कटे हुए होते हैं उनके पेज, ए लिखा हुआ है, फिर वहां से वो कटे हुए होते हैं, फिर बी लिखा होता है। तो ऐसा समझ लीजिए अभी यहाँ 10 योजन अपन चले, और 10 योजन चलने के बाद में ये बुक है ना, ये बुक यहाँ से छोटी हो गई, इसके पेज कम हो गए, तो ये यहाँ जगह बन जाएगी। अपन 2-3 बुक्स रख सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो समझ में आ जाएगा। जैसे एक ये है और एक ये है, ये यहाँ से 10 योजन तो सेम ही है पीछे से। हाँ, ये लंबाई बराबर है, दोनों की लंबाई तो बराबर समझ। नहीं, आपके साइड वाली तरफ भी जगह छूटी। हाँ, जगह छूटी है, बिल्कुल छूटी है। ये छूटी है, देखिए इधर से भी छूटी है और इधर से भी छूटी है, दोनों तरफ से छूटी है। हाँ, तो मतलब चारों तरफ बनी हुई है। हाँ, और इस पे अपन एक और बुक रख लें, समझ लीजिए, और कोई बुक। ये तो बराबर साइज की है, थोड़ा छोटी साइज की कोई और बुक रख लेंगे ना अपन, तो वो बन जाएगा। समझ में आ गया अब आपको? ये देखिए एक और छोटी बुक मिल गई। तो मतलब ये विद्याधर की श्रेणियां चारों तरफ बनी हुई हैं। चारों तरफ नहीं, 2 साइड। ये है ना, ये अभी जो यहाँ जगह बची हुई, इसको अभी, ये तो बुक मेरे पास छोटी है, ऐसे समझिए, इस साइड से देखिए, इस साइड से है ना, ऐसे। ये इधर का पोर्शन मत देखिए, मैं छुपा देती हूँ इसको, इधर से देखिए आप। तो ये यहाँ से 10 योजन ऊपर गए अपन, 10 योजन ऊपर जाने पर ये 10 योजन इधर से कट गया, 10 योजन कट गया, तो ये यहाँ जगह बच गई। ब्राउन जगह दिख रही है, ये ब्राउन जगह पे यहाँ विद्याधरों के नगर हैं। फिर यहाँ से 10 योजन ऊपर जाएंगे तो ये व्हाइट जगह दिख रही है, यहाँ पर वो अभियोग्य जाति के देवों के स्थान है। अब ये 5 योजन ऊपर गए तो ये पूरा कितनी अपनी बची थी, ये 10 यहाँ से 20 और 20, 10 योजन का बचा। 50 योजन टोटल चौड़ाई थी, टोटल चौड़ाई 50 थी। 10 इधर से कम हुई, 10 इधर से कम हुई, 20 पहली बार में कम हुई, 20 दूसरी बार में कम हुई, तो 40 चौड़ाई में से 40 योजन कम हो गए। तो अभी जो टॉप पे शिखर पे चौड़ाई बची है, वो 10 योजन की चौड़ाई टॉप पे बची है। अब इस 10 योजन की चौड़ाई पे यहाँ पर 9 कूटे बनी हुई है, यहाँ पर 9 कूटे बनी हुई है। उसमें पहली कूट पे जिनालय है, और बाकी जो कूटे हैं उन पे व्यंतर जाति के देव रहते हैं। कूटों के बनने के बाद भी इधर उधर जगह बचेगी, समझ लीजिए ये कूटे हैं सारी, ये अपन ने मार्कर रखा, इसके बाद भी ये इधर और उधर जगह बची हुई है। तो यहाँ पर उपवन वगैरह हैं, और इन उपवनों में भी व्यंतरों के नगर हैं, और यहाँ पर भी फिर वो उनके जिनालय, जितने जितने जहाँ व्यंतर कोई से भी देव जहाँ रहते हैं, उनके जो रहने के स्थान होते हैं, वहां पर वो जिनालय होते ही हैं। अकृत्रिम जिन चैत्यालय, अरहंत भगवान के जिनालय, यानी जिन शासन पूरे तीनों लोकों में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई कितनी हुई विजयार्थ पर्वत की? 50 योजन, हाँ 50 योजन चौड़ा, 50 योजन, 25 योजन ऊंचाई है। आपकी आवाज कट रही है आंटी। जैसे ऊंचाई तो हो गई 25 योजन, हाँ, है ना, 50 योजन विस्तार हो गया।
चौड़ाई कितनी हुई फिर? चौड़ाई, विस्तार का मतलब चौड़ाई है, विस्तार का मतलब चौड़ाई है, चौड़ाई। पर्वत के ऊपर कितने फुट है? 9 फुट। आंटी फुट कितने बताया? 9 फुट है। किसके यहाँ से आवाजें आ रही है? 9 फुट है पर्वत के ऊपर। हाँ। ये जो 8,56,97,481 अकृत्रिम शौचालय, तो वो कहाँ आएंगे? इनमें शामिल होते हैं क्या? हाँ, ये वाले नहीं, वो उसमें से मध्यलोक में 458 है केवल, मध्यलोक में। तो 6 महापर्वतों पे हमने देखे, हिमवन पर्वत पे देखा था, ऐसे ही महाहिमवन पे भी है, निषद पे, नील पे, रुक्मी पे, शिखरी पे, 6 तो ये हुए। एक अभी हमने देखा है विजयार्ध पे, विजयार्ध पे एक देखा है। ऐसे विजयार्ध कितने होते हैं वो अभी हम देखेंगे आगे। विजयार्ध होते हैं टोटल 34, पूरे जम्बू द्वीप में 34 विजयार्ध होते हैं, तो वो 34 वो होंगे। ऐसे करके हम प्लस करेंगे पूरे, तो मध्यलोक के 458 होते हैं। अधोलोक में जो भवनवासी और व्यंतर देवों के रहने के स्थान है, वहाँ 7,72,00,000 होते हैं। और ऊर्ध्वलोक में जो वैमानिक देव रहते हैं, उनके 84,97,023 उनके होते हैं। ये सब प्लस करते हैं तो 8,56,97,481 वो होते हैं। तो अभी हम मध्यलोक के देखेंगे सबसे पहले। उनमें से अभी हमने 6 वो देखे हैं और एक ये विजयार्ध का देखा है। अभी विजयार्ध और कितने होते हैं वो विदेश क्षेत्र में भी होते हैं, वो हम विदेश क्षेत्र की रचना के समय देखेंगे, वहां पे भी विजयार्ध। तो ये विजयार्ध पर्वत के संबंध में ये अब समझ में आ गया मेरे ख्याल से सबको कि किस तरह से वो कट लगे हैं और किस तरह से उसमें जगह बचती है। वो इस तरह से यहाँ पर वो पर्वत है और ऐसे ये जो हमने अभी बुक्स यू रखी थी उनको यहाँ जमा दें तो वो इस तरह से वो पर्वत बन जाएगा। अब ये जो गंगा और सिंधु नदियां निकली हैं, ये गंगा और सिंधु नदियां यहाँ तो जो मलेच्छखंड है, ये ऊपर वाले सब मलेच्छखंड है, इन मलेच्छखंड में गिरी। वो जो हमने कुंड देखा था गंगा, फिर उसपे टापू था, फिर उसपे पर्वत था, उसपे महल था, महल के शिखर पे कमल था, वहां पे भगवान की प्रतिमा विराजमान थी, उसका अभिषेक करती हुई, वो समझ लीजिए इस जगह है। वो सब चीजें यहाँ पर है, वो सब है ना, दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर ये सब चीजें हैं। और फिर ये इतने सारा अभी भरत क्षेत्र का एरिया बाकी है। तो यहाँ पर इस कुंड में, यहाँ इस नदी को निकलने के लिए द्वार हैं, वहां द्वार से ये नदी निकलती हुई बहती हुई मलेच्छखंड में यहाँ, और फिर ये विजयार्ध पर्वत के नीचे पहुंचती है। तो विजयार्ध पर्वत से फिर क्या होता है, वहां अटक जाती है, तो अटकती नहीं है। यहाँ विजयार्ध पर्वत पे गुफाएं बनी हुई हैं इस नदी को निकलने के लिए। पर्वत के ऊपर तो चढ़ के जा नहीं सकती, 25 योजन का पर्वत है, तो उसके ऊपर चढ़ के तो जा नहीं सकती है नदी, तो नदी तो उसके नीचे से ही निकलेगी। तो ये जो अभी हमने ऐसा चित्र बनाया था ना, वो एक्चुअल में गलत था, वो जल्दी जल्दी में ऐसे ही बना देते हैं। ये नदियां जाती है इसकी गुफाओं में से। तो जब भी हम चित्र बनाए ध्यान रखें, ये ऐसा विजयार्ध पर्वत को क्रॉस करके लाइन नहीं बनानी है। इसका मतलब तो ये हो गया पर्वत के ऊपर से चढ़ के नदी जा रही है, तो वहां कोई मोटर तो लगी नहीं कि वो 25 योजन पानी को चढ़ाएगी फिर पर्वत के ऊपर से जाएगी। तो यहाँ ये इस तरह से, यानी हमको पहले नदियां बनानी चाहिए, उसके बाद पर्वत बनाना चाहिए, ताकि वो नदियां उसके नीचे रह जाए। ठीक है, ये बनाते समय ध्यान रखने की बात है। तो ये यहाँ पर गुफाएं हैं दोनों साइड, ये 2 गुफाएं हैं। तो पूर्व दिशा वाली गुफा का नाम तिमिस्र गुफा है। देखिए अपने बुक में देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा बता देती हूँ, वहां पे भी लिखा हुआ है। तो ये जो गंगा और सिंधु अभी यहाँ पे जो नदियाँ हैं, ये वो वाली नदियाँ नहीं, ये वो वाली नदियाँ नहीं है, ये वो वाली नदियाँ नहीं है। और अभी एक पुस्तक में तो मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि ये जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो भी कोई सहायक नदियां आर्यखंड में है ही नहीं। तो ये आर्यखंड में कोई दूसरी नदियां हैं जो भी हैं, लेकिन नाम तो क्या है कि शास्त्रों में जो कुछ हमारे शास्त्रों में ऐसा ही अदर कास्ट वाले शास्त्रों में मिलता जुलता वही होता है। रचना वगैरह जो है ना थोड़ी थोड़ी सिमिलर होती है, तो नाम वाम सेम हो जाते हैं, मिल जाते हैं उस हिसाब से। देखिए अपने तत्वार्थमणि प्रदीप में अभी पे मुझे जो पढ़ना है केवल मैं वो बता रही हूँ आपको, फिर वापस अपन पूरा पढ़ लेंगे, पीछे कुछ छूटा है वो। पेज नंबर 158, 158 नंबर पेज पे। अभी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, एक क्वेश्चन पूछ रही। हाँ बोलिए। यहाँ पर गिरेंगी
बताया ना, वो जिस कुंड में जिस कुंड में वो गिर रही हैं, अभी अभी मैंने बताया था, उस कुंड में निकलने के लिए उनका द्वार है, वहाँ रास्ता है, वहाँ बिल्कुल गेट बना हुआ है, उसमें से वो निकल के और फिर आगे बढ़ती है। अच्छा अच्छा, गेट ओपन करके निकलती है, अगर उसके नीचे से मतलब नहीं, गेट तो ये नदी के निकलने का जो गेट है वो खुला ही रहता है। नदी तो गेट कैसे ओपन कर पाएगी? और फिर नदी नहीं, कल मैंने ये बताया था, वो नदी निरंतर बहती रहती है, तो गेट बंद हो जाएगा तो वो नदी फिर कैसे अटक जाएगी? ये नदियां, ये जो चल रहा है ना, ये प्रोसेस जो हमने देखा था वो भगवान का अभिषेक करती हुई, ये अनादि काल से लेके आज तक भी और आगे के अनंत काल तक भी ये बराबर कंटिन्यूस ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो वो गेट वेट बंद होने वाला काम नहीं है, वो गेट खुले ही रहते हैं, वो बराबर वहां से निकलती है। ये भगवान का अभिषेक गंगा और सिंधु की तरफ भी ऐसा ही होता होगा? हाँ, 14 पूरी पर्वत के ऊपर होता है। ये आपने कुंड बताया, ये विजयात पर्वत के ऊपर होता है? नहीं, ये कुंड तो, ये विजयात पर्वत तो यहाँ है भरत क्षेत्र के मध्य में। देखिए, ये चित्र में अपन ऊपर नीचे बना रहे हैं, इसको आप ऐसा फ्लैट समझिए, आपकी जैसे कॉपी में जो आप बनाएंगे वो फ्लैट बनेगा। तो विजयात पर्वत के उत्तर साइड में ये जो म्लेच्छ खंड है, उन म्लेच्छ खंड में ये कुंड होता है। विजयात पर्वत के ऊपर मतलब उसके ऊपर चढ़ के 25 योजन जाके वहां नहीं होता है। ये जो जमीन है, भरत क्षेत्र की जो जमीन है म्लेच्छ खंड की, उस जमीन पर ये कुंड है। इस हिमवन पर्वत से 25 योजन दूर, हिमवत पर्वत से जमीन से जहाँ हिमवन पर्वत स्टार्ट हो रहा है, वहां से 25 योजन दूर फिर ये कुंड बना है, वहां ये नदी गिरती है ऊपर पहाड़ पे से, पर्वत पे से। ये दोनों साइड है ना, सिंधु की तरफ भी है और गंगा की तरफ भी है? हाँ, ये दोनों साइड है, हम क्या एक का समझ लेते हैं, तो वो दोनों के ही मैंने भी कहा 14 की 14 नदियों में ऐसा ही है। आगे के क्षेत्रों में भी जो नदियां गिर रही हैं, वहां पे भी इसी तरह के कुंड हैं, उनपे टापू हैं, उनमें पर्वत है, पर्वत पे महल है, महल के शिखर पर भगवान की प्रतिमा विराजमान है। पूरी 14 नदियां ऐसे भगवान के अभिषेक करती हुई ही नीचे क्षेत्र में पहुंचती हैं। पूरी सभी नदियों में सेम रचना है, और वो दुगना होता है, वो नापतोल वो दुगनी होती जाती है, वो अलग बात है। देखिए, यहाँ मैंने स्क्रीन पे निकाल दिया है, जिनको स्क्रीन पे यानी पीडीएफ देखनी है वो पीडीएफ भी देख सकते हैं, अदरवाइज यहाँ बोर्ड पे जो मैं बताऊंगी वो भी देख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ से पढ़ रही हूँ। ये मैंने जो बताया आपको, ये यहाँ इतना चलती है इस कुंड में से, फिर निकलकर और इतना चलती है आगे, ये कुंड है, और इस कुंड में से निकलकर ये आगे यहाँ पहुंची है, और यहाँ पर इसमें गुफा है, दरवाजा नहीं है, वो गुफा है, दरवाजे अलग हैं। ये जो विजयार्ध पर्वत है, इस विजयार्ध पर्वत में इन्हीं जगहों पर दरवाजे हैं, वो दरवाजे अलग हैं, उन दरवाजों को के नीचे इस नदी को निकलने के लिए गुफा है। ठीक है, यहाँ विजयार्ध पर्वत में इन्हीं जगहों पर दरवाजे हैं, वो दरवाजे बंद रहते हैं। जब चक्रवर्ती अपनी विजय करने के लिए, दिग्विजय कहते हैं उसको, जब वो अपनी दिग्विजय करने के लिए निकलता है 6 खंडों पर, तब ये दरवाजे खुलते हैं, अथवा वो खोलता है ऐसा कहें, और अदरवाइज ये दरवाजे बंद रहते हैं। ये नदी, इनके नीचे गुफाएं हैं, उन गुफाओं में से निकलती है। देखिए, ये 158 पेज पे बीच में, यहाँ इस पर्वत में, ऊपर का थोड़ा भी हमने छोड़ा है, बाद में पढ़ लेंगे। इस पर्वत में 2 गुफाएं हैं जो आर पार हैं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे पूरा, ये पर्वत की चौड़ाई 50 योजन की चौड़ाई है, तो ये इस साइड वाले स्टार्टिंग में भी ये गुफा है, और वो गुफा नीचे होती होती पूरी 50 योजन लंबी ये गुफा है। जितना चौड़ा पर्वत है उतनी ही चौड़ी वो पूरी गुफा है। तो इस पर्वत में 2 गुफाएं हैं जो आर पार हैं। हिमवन पर्वत पर स्थित पद्म सरोवर से निकलकर गंगा सिंधु नदी इन्हीं गुफाओं की दहली के नीचे से निकलती हुई लवण समुद्र के दक्षिण भाग में मिलती हैं।
देखिए आगे, विजयार्ड पर्वत तथा इन दोनों नदियों के कारण ही भरत क्षेत्र के 6 खंड हो गए हैं। 3 खंड विजयार्ड के उत्तर में हैं और 3 खंड दक्षिण में हैं। उत्तर मतलब जिसे हम ऊपर समझ रहे हैं वह है उत्तर दिशा। ये विजयार्ड पर्वत बीच में है, इसके उत्तर में 3 खंड हैं और इसके दक्षिण में 3 खंड हैं। दक्षिण के 3 खंडों के बीच का खंड आर्य खंड कहलाता है। ये जो दक्षिण के खंड हैं, इसमें बीच वाला जो खंड है, ये इतना वाला, ये जो ऐसी शेप का दिख रहा है, ये है आर्य खंड। आर्य खंड कहलाता है। शेष 5 म्लेच्छ खंड हैं। उक्त गुफाओं में पूर्व दिशा वाली खंड प्रपात नामक गुफा से चक्रवर्ती उत्तर के 3 खंडों को जीतने जाता है और पश्चिम दिशा वाली तिमिस्र नामक गुफा से लौटकर वापस आता है। ये पूर्व दिशा है, लेकिन नामों में कहीं कहीं शास्त्रों में आपको उल्टा भी मिल सकता है। किसी कहीं यहाँ तो पूर्व में खंड प्रपात लिखा है और पश्चिम में तिमिस्र लिखा है, पर अभी मैंने तिलोई पन्नती में देखा था, वहाँ पूर्व में तिमिस्र लिखा है और पश्चिम में खंड प्रपात लिखा है। उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों गुफाओं के नाम यही हैं, इसका हो चाहे उसका हो, उससे कोई खास बात नहीं है, जो भी नाम हो। तो ये यहाँ एक जो गुफा है और इधर एक गुफा है और इसके नीचे से इन गुफाओं के फिर नदी यहाँ से चलती चलती और इधर से बाहर निकलती भी और लवण समुद्र में जाकर मिलती है। और जो चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती भी, किसी घर से डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है। जो चक्रवर्ती भी है, वो चक्रवर्ती भी इन ये जो यहाँ ये गुफाएं हैं, इन गुफाओं के, ये तो गुफाएं हैं और ये गुफाओं में दरवाजे हैं। और यहाँ क्या लिखा है, उसकी देहली के नीचे से, जो पहले मैंने कहा था वो उसके दरवाजे हैं, वो दरवाजे इन गुफाओं के ही हैं। लेकिन नदी कहाँ से जा रही है? नदी इन गुफाओं के नीचे से, मतलब नदी का रास्ता अलग है और ये गुफाएं हैं, इन गुफाओं में से चक्रवर्ती जाता है। जो नदी है वो नदी उन गुफाओं के नीचे से जा रही है। देहली के नीचे से शब्द दिया था यहाँ पर, ये रहा। गंगा सिंधु नदी इन्हीं गुफाओं की देहली के नीचे से निकलती हुई लवण समुद्र के दक्षिण भाग में मिलती है। तो ये गुफा है, यहाँ गुफा पे दरवाजा है, वो दरवाजा बंद रहता है। उस दरवाजे के नीचे से होती हुई ये गंगा नदी और सिंधु नदी नीचे से निकल जाती हैं। और वो गुफा जब चक्रवर्ती अपनी विजय जाने के लिए निकलता है, तब वो गुफा का दरवाजा वो चक्रवर्ती खोलता है, अदरवाइज ये गुफाएं बंद रहती हैं। तो चक्रवर्ती जो है वो पूर्व दिशा वाली गुफा से एंटर होता है और फिर विजय करके पश्चिम दिशा वाली गुफा से वो वापस आता है। वरना चक्रवर्ती इन 6 खंडों को जीतने जाएगा कैसे? क्योंकि ये इधर वाले तो ठीक है, चलो कैसे भी इनको पार कर लेगा, लेकिन ये इतना बड़ा 25 योजन ऊंचा विजयार्ड पर्वत बीच में है। इस विजयार्ड पर्वत पे चक्रवर्ती चढ़ सकता है क्या? वो चक्रवर्ती इस विजयार्ड पर्वत, और फिर वो पूरी सेना के साथ जाता है, तो वो पूरी सेना सहित विजयार्ड पर्वत पे, क्योंकि ऊपर देवों के निवास स्थान है, विद्याधरों के निवास स्थान है, पर ऊपर जो देवों के निवास स्थान आदि हैं, तो उनके पर्वत के ऊपर चढ़ के वो नहीं जाता है, उसके गुफा के अंदर से ही वो निकलता है। यद्यपि विद्याधर लोग अपनी कन्याओं की शादी करते हैं, वो वैसे ही आके उसके प्रभाव से। चक्रवर्ती जो युद्ध के लिए जाता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि कोई सबसे मार काट हिंसा होती हो, तीर कमान से तलवारों से युद्ध होता हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो केवल विजय के लिए निकलता है और सब ऑटोमेटिक ही आकर, खुद ही आकर अपनी अपनी पुत्रियों के विवाह उनसे कर देते हैं और खुद ही आकर उनकी अपने आप ही उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं। ये उसके पुण्य का अपने आप ही ऐसा प्रभाव होता है। ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह उसको करना पड़ता हो, एक भी बूंद खून की नहीं बहती है वो विजय करता है तो, पर सभी अपने आप ही, क्योंकि जान लेते हैं यही चक्रवर्ती जिसको चक्र रत्न प्रकट हुआ है, ये महापुण्यशाली जीव है। और वो उनका राज्य छीनता भी नहीं है, वो वहां के राजा बने रहते हैं। बस वो एक फॉर्मेलिटी जैसी है कि क्योंकि उसका उतना पुण्य है तो वो पूरी जाके सब जगह घूम के आता है और उसी को नाम कहते हैं उसने विजय प्राप्त की। तो इस तरह से, हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं?
8,000 साल लग जाते हैं चक्रवर्ती को। जोर से बोलिए अंकल, आवाज नहीं आ रही। 60,000 साल लग जाते हैं। 60,000, हाँ, भरत चक्रवर्ती को 60,000 वर्ष लग गए थे ये पूरी दिग्विजय करने में। सबसे पहले जो चक्रवर्ती हुए 60,000 वर्ष भरत चक्रवर्ती को लगे थे। दीदी ये जो चक्रवर्ती जो गेट है वो नदी के ऊपर ही बना हुआ है, तो नदी में से निकलना पड़ता है कि चक्रवर्ती? नहीं, नदी इसके नीचे से, जो ये गुफा है इस गुफा के नीचे से नदी जा रही है। गुफा में नदी नहीं है, गुफा की दहली के नीचे से शब्द दिया ना, उससे एकदम क्लियर हो रहा है कि गुफा के नीचे से नदी जा रही है और चक्रवर्ती गुफा में से जाता है। तो ये जो नदी आ गए सभी लोग, ये जो नदी यहाँ इस गुफा में एंटर, ये गुफा है, मतलब गुफा ही वर्ड बोलने में आ रहा है, वो जाती उसके नीचे से है। अब ये ध्यान रखिएगा, अगर हम ऐसा भी बोलें गुफा में से जा रही है, पर समझना वही है कि उसके नीचे से जा रही है। हाँ, मैं म्यूट कर रही हूँ, वो बार बार नहीं हो रहा है उनका। पर्वत पे कैसे चढ़ते हैं चक्रवर्ती? पर्वत पे नहीं चढ़ते हैं, वो गुफा के अंदर से ही उधर क्रॉस करते हैं, पर्वत पे नहीं चढ़ते हैं। तो ये जो अभी तो हम नदी का देख रहे हैं, ये नदी यहाँ से निकली है और इधर से गुफा के नीचे उसने प्रवेश किया है। तो जैसे ये मिड में पहुंचती है, इस गुफा के बीच में, ये गुफा के बीच में जैसे ही पहुंचती है, इस गुफा के बीच में पहुंचते ही, और गुफा का सेंटर कितनी दूर आएगा, गुफा का सेंटर कितनी दूर आएगा? 25 योजन। बढ़िया, 25 योजन। यानी गुफा में एंटर की और 25 योजन पहुंचती है तो दो नदियां इधर उधर से आके इसमें मिल जाती हैं। एक नदी मिलती है पूर्व से, एक नदी मिलती है पश्चिम से। एक नदी का नाम है उन्मग्ना, यहाँ लिखती हूं मैं, उन्मग्ना। और दूसरी नदी का नाम है निमग्ना। ये दो नदियां दिखाई दे रहा है आपको नाम, उन्मग्ना और निमग्ना नाम की दो नदियां इसके बीच में ये जो 25 योजन पे जैसे ही पहुंचती है तो इधर से पूर्व से उन्मग्ना और पश्चिम से आके वहीं बीच में ही वो नदियां, वहीं एक कुंड है, वहां से वो नदियां उत्पन्न होती हैं और इस गंगा नदी में आकर मिल जाती हैं। इन नदियों की क्या विशेषता है? जो उन्मग्ना नदी है उसमें कितनी भी भारी से भारी चीज भी डालो, भारी से भारी चीज भी, लोहे के समझ लीजिए 10 किलो का वेट हमने डाला, 100 किलो का वेट हमने डाला, तो भी वो ऊपर ले आएगी। भारी से भारी चीज को भी उन्मग्न यानी ऊपर ले आती है। ये उस नदी की विशेषता है ऐसी। चित्रा आंटी आप म्यूट होइए। और जो निमग्ना नदी है, वो निमग्ना नदी की क्या क्वालिटी है कि इसमें हल्की से हल्की चीज भी डालो, समझ लीजिए एकदम हल्का सा एक सिंगल अपन ने पत्ती डाली, सबसे छोटे फूल की बारीक सी, और वो इतनी सी पत्ती भी उसमें डालेंगे तो वो उसमें डूब जाएगी। हल्की से हल्की चीज भी उसमें निमग्न हो जाती है, नीचे जाके बैठ जाती है, तो उसका नाम है निमग्ना नदी। और एक उस पहले वाली का नाम था उन्मग्ना, जो सब चीजों को ऊपर ही रखती है, भारी से भारी चीजों को भी ऊपर ही रखती है, वो उन्मग्ना, और जो हल्की से हल्की चीजों को भी नीचे तलवे में पहुंचा दे वो है निमग्ना। ये दो नदियां ऐसे इसमें बीच में मिलती हैं। और फिर ये इसको बोलते हैं ये विजयार्ध का ये है उत्तर द्वार, ऊपर की तरफ वाला, और फिर ये नीचे वाला है विजयार्ध का दक्षिण द्वार। तो ये उत्तर द्वार के दहली के नीचे से एंटर करी, वहां पहुंची, बीच में दो नदियां और मिली हैं, और फिर ये दक्षिण द्वार से बाहर निकली, और ऐसे बीच बीच में और नदियां उसमें मिलती जाती हैं। उनका ज्यादा ऐसा नाम अलग अलग नहीं आते हैं। कुल मिला के 14,000 ऐसी सहायक नदियां इसमें गंगा नदी में मिलती हैं। और ये गंगा नदी इस तरह से फिर ये भरत क्षेत्र में होती हुई
और थोड़ा पूर्व की तरफ मुड़कर, और यहाँ पर ये जो जम्बू द्वीप की ये है बाउंड्री वॉल, जिसे हमने जम्बू द्वीप की जगती शब्द दिया था, ये जम्बू द्वीप की बाउंड्री वॉल है। इस बाउंड्री वॉल में इस गंगा नदी को यानी 14 ही नदियों को निकलने के लिए 14 पूरे बाउंड्री वॉल में द्वार बने हुए हैं। दरवाजे मतलब द्वार बने हुए हैं। तो ये जो गंगा नदी जिस द्वार से निकलती है उस द्वार का नाम है मागध द्वार। गंगा नदी इधर से मागध द्वार से बाहर निकलकर और लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। और इधर जो ये सारी 14 नदियां अंदर सुरंग में मिलती है या बाहर आने के बाद भी मिलती है? बाहर आने के बाद भी मिलती हैं। 14,000 नदियां सुरंग में तो 2 का नाम स्पेशली आया है, और बीच बीच में मिलती जाती हैं। कहाँ कहाँ मिलती हैं ऐसा अलग अलग उसका डिटेल नहीं आया। ये 2 में थोड़ी स्पेशलिटी थी इसलिए 2 के नाम आए हैं, बाकी बीच बीच में सब मिलती जाती हैं। क्या नाम है इस द्वार का? मागध। मागध मागध मैंने यहाँ लिखा भी है, दिख रहा होगा शायद। अब दिखा यहाँ ये। हाँ जी। और इधर जो सिंधु नदी है, इसी तरह से बिल्कुल ऐसे कैसे सिंधु नदी आती है पद्म सरोवर से निकलती हुई, उसी तरह से वहां भगवान का अभिषेक करती हुई, फिर ये विजयार्ड के उत्तर द्वार से, गुफा के उत्तर द्वार से निकल के दक्षिण द्वार से होती हुई और पश्चिम की तरफ ये टर्न लेती है। और इसका ये प्रभास नाम का द्वार है। प्रभास, बड़ा लिख देती हूँ थोड़ा। प्रभास नाम का द्वार है, और इस प्रभास नाम के द्वार से ये लवण समुद्र में जाकर मिल जाती है। इस तरह से गंगा और सिंधु नदियां निकलती हैं और मिलती हैं। और इसी तरह से आगे वाली और भी नदियां हैं। हम थोड़ी थोड़ी सी चर्चा क्षेत्रों की करेंगे आगे जब, तो थोड़ा थोड़ा सा उन नदियों के बारे में भी देख लेंगे शॉर्ट में। हाँ हाँ सिंधु नदी का ऐसा अलग से इंडिकेट नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें भी मिलती होंगी, क्योंकि 14,000 गंगा की हैं, 14,000 सिंधु की हैं, तो उसमें भी मिलती होंगी। सेम रचना है। अब वो ऐसा बहुत अलग से उसमें उल्लेख नहीं किया है, और होगा तो मैं देख लूंगी, बाकी अलग से उसमें किया हुआ नहीं है। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? ये बाउंड्री वॉल का क्या नाम है? वो नाम नहीं है, उसको बोलते हैं, ये बाउंड्री वॉल तो अब चला है ना शब्द, उस समय उसको बोलते थे जगती। जगती का अपने मतलब अपने शब्दों में अर्थ है बाउंड्री वॉल। लेकिन जिन क्षेत्रों में ये विजयार्ड पर्वत नहीं है, वहाँ तो फिर गुफाओं में से थोड़ी जाती होगी। नहीं, वहाँ गुफाएं नहीं है, वहाँ सीधी वो निकलती है और सीधी चली जाती है। वो हम आगे ये भरत क्षेत्र का पूरा हो जाएगा, फिर हरि क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र सबका देखेंगे कैसे नदियां जा रही। इनमें पानी कहाँ से आता है? कौन से वाले कुंड? गुफा में जो 2 कुंड वो सब अकृत्रिम है। कहाँ से आता है वो ऐसा कुछ नहीं है, वो अनादि काल से उनमें पानी है, और अनादि काल से लेके अनंत काल तक उसमें से वो नदियां निकलती रहेंगी। वो पानी कभी खाली नहीं होगा। पद्म सरोवर में पानी कहाँ से आता है? पद्म सरोवर में से वहां बारिश होती होगी, बारिश का पानी भरता होगा। कि ये अकृत्रिम रचनाएं हैं, अनादि काल से उनमें जल भरा हुआ है। देखिए, मैं ऐसा प्रश्न पूछती हूँ आपसे, ऐसा स्थान जहां से जल निकलता ही है लेकिन आता नहीं है। अभी अभी तो अपन ने हाँ जी, हाँ, सारे सरोवरों में से जल निकल रहा है, लेकिन उसमें आता नहीं कहीं से, है ना। और एक और अभी वैसे हो सकता है आप में से कोई जवाब दे दे कि ऐसी जगह है जहां पर पानी आता ही आता है, उसमें से निकलता नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा नहीं उसका ज्यादा, लेकिन आइडिया से दे सकते हैं। हाँ, बढ़िया, लवण समुद्र। बढ़िया, लवण समुद्र में सारी नदियां आके मिलेगी, उसमें पानी आता रहेगा, और उसमें से पानी वापस जाने के लिए ये जो द्वार है ना, इस द्वार में से पानी बाहर तो जाता है लवण समुद्र में, लेकिन वापस से अंदर नहीं आता कि फिर इसी द्वार से अंदर भी आ जाए, बस बाहर जाता है। तो ऐसी ये अकृत्रिम रचनाएं हैं, अनादि अनंत हैं। इनमें अब कहाँ से आता है कि अनादि से है, जैसा है वैसा है। यहाँ पे सीजन थोड़ा होते होंगे, कि बारिश हो रही है और नहीं, ऐसा कुछ
इस तरह का कुछ डिटेल है नहीं शास्त्रों में, और हम कह नहीं सकते कि सीजन्स चेंज होते हैं या नहीं होते हैं। ये मुख्य रूप से अपने ये सब जो चीजें हैं ना, ये आर्य खंड में, ये जो काल परिवर्तन है ये आर्य खंडों में होता है, म्लेच्छ खंडों में भी नहीं होता, इसलिए वहां भी नहीं होता होगा, अनुमान से ऐसा ही लगता है। फिर भी इसकी कोई ऐसी डिटेल मिलती नहीं है शास्त्रों में अलग से। भाभी चक्रवर्ती में तो फिर ये कुंड वुंड सब जगह जाकर आते होंगे, ये जो कुंड बने हुए हैं तो। हाँ, चक्रवर्ती वो पूरी सब जगह जा सकते हैं, पहुंचते हैं। देखिए ये जो आप एक मिनट, मलेच्छखंड क्यों कहा जाता है? म्लेच्छ यानी जो जीव धर्म आदि, जहाँ धर्म वगैरह नहीं होता है उन जीवों को म्लेच्छ कहते हैं। और इन क्षेत्रों में धर्म नहीं होता, इन क्षेत्रों में मंदिर नहीं होते। जैसे अभी हमारे यहाँ मंदिर है, मंदिर बंद है तो भी हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं, जिस भी लेवल पे हम कर सकते हैं, ऑनलाइन ही चल रही है सारी चीजें। लेकिन वहां पर म्लेच्छ खंडों में ऐसा धर्म वाली कोई बात नहीं होती है। बाकी सब हमारे जैसे होते हैं, हमारे जैसे कमाते हैं, खाते हैं, विषय भोग मिलते हैं। परिणामों में उतार चढ़ाव वहाँ भी दिखता है। हाँ, परिणामों में उतार चढ़ाव तो होता है बराबर। यहाँ तो हम धर्म की बात करके अपने परिणामों को सुधार लेते हैं, लेकिन वहाँ कुछ नहीं, वहाँ विषय भोग में मुख्य रूप से लीन रहते हैं, इसीलिए उनको म्लेच्छ खंड कहा जाता है। लेकिन ये बात जरूर है कि चक्रवर्ती जिन कन्याओं से वहां से शादी करके लाता है, म्लेच्छ कन्याओं से शादी करके आता है चक्रवर्ती, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनसे जो भी संतान उत्पन्न होती है, वो जीव फिर सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। और जो चक्रवर्ती की जो रानियां जो म्लेच्छ खंडों से आई हैं, शायद उनके लिए भी कुछ ऐसा आता है, थोड़ा मुझे अभी पक्का ध्यान नहीं है, लेकिन वो भी शायद सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकती हैं, जो यहाँ आ जाती हैं चक्रवर्ती के साथ शादी करके। वो बाकी और जो वहाँ म्लेच्छ जीव हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते वहाँ, क्योंकि धर्मादि की बात नहीं है। तो वहाँ जो जन्म है वो नरक या ऐसी जगह जाएगा? ऐसा नियम मुझे अभी ख्याल में नहीं है कि कहाँ जाते हैं। नरक में जाने के लिए तो क्या तीव्र हिंसा आदि ये सब काम भी चाहिए, तो वो कोई जरूरी नहीं कि तीव्र हिंसा आदि वो करें। पर यह है, जैसे ऐसा होता है ना, कुछ विषय भोगों में है लेकिन धर्म नहीं करना, उनको मार काट भी नहीं मचा रहे हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं, लेकिन मंदिर नहीं जाना है, धर्म की बात नहीं करनी है, धर्म की बात सुननी नहीं है, इस तरह के जो लोग होते हैं उस टाइप के जीव ये होते हैं। हाँ, मुख्य रूप से हाँ। ये सिंधु घाटी में, सिंधु नदी में होती है क्या? देखिए मैंने अभी देख भी लिया है, ऐसा कुछ अलग से नाम आता नहीं है कि उसमें भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो हम अनुमान ही कर सकते हैं कि उसमें भी मिलती होंगी, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ मिलता है जैसी रचना गंगा की है, जिस तरह का पूरा प्रोसेस है वैसा ही सिंधु का है। तो मैंने अभी खोल के भी देख लिया हाथों हाथ, लेकिन ऐसा कुछ अलग से मिला नहीं है। हाँ, अभी मलेच्छखंड कर्म भूमि होता है ना, मतलब वहाँ पे इंसान को काम तो करना ही पड़ता है। हाँ, कर्म भूमि है, काम करते हैं बिल्कुल, वहाँ पे भी षटकर्म करते हैं, अपनी आजीविका करते हैं, और भोजन आदि बनाना पड़ता है हाथ से, वो सारे काम वहाँ होते हैं। हाँ, भारती आंटी बोलिए। ये यहाँ भोग भूमि नहीं है? भोग भूमि यहाँ नहीं है अभी कहीं भी। ये भोग भूमि तो जब काल चेंज होता है तब यहाँ आर्य खंडों में होती है केवल। बाकी और जो शाश्वत भोग भूमियां हैं, शाश्वत का मतलब है जो हमेशा भोग भूमि ही रहते हैं, ऐसे क्षेत्र आगे वाले हैं, वो चर्चा हम वो क्षेत्रों की करेंगे, तब करेंगे। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? तो म्लेच्छ खंडों में कोई काल परिवर्तन नहीं होता? म्लेच्छ खंडों में काल परिवर्तन नहीं होता, उसकी और डिटेल हाँ, वहाँ पे चौथे काल के प्रारंभ से लेके चौथे काल के अंत तक की स्थिति हमेशा रहती है। काल तो बदलता है, लेकिन जैसे 6 काल हमारे यहाँ बदलते हैं वैसे 6 काल वहाँ नहीं बदलते। चौथे काल के स्टार्टिंग से लेके चौथे काल के एंड तक की स्थिति, जब यहाँ चौथा काल होता है तब चौथे काल के प्रारंभ, जैसे अभी अवसर्पणी काल था, तो चौथे काल के स्टार्टिंग जैसी स्थिति वहाँ उस समय स्टार्टिंग में थी। स्टार्टिंग का मतलब है उनकी हाइट, उनकी एज, वो उनके बराबर वैसी थी। और फिर जैसे जैसे यहाँ चौथा काल बीतता गया तो हमारी हाइट, एज ये सब कम होते गए, वैसे वैसे वहां पर भी वो हाइट, एज वगैरह वो कम होते गए। तो चौथे काल के एंड जैसी स्थिति पर वहां पहुंच के
अब हमारे चौथा काल का एंड हो गया, पांचवा चल रहा है। अब वहां पर चौथे काल के एंड जैसी स्थिति मेंटेन है, कांस्टेंट है, वो एंड जैसी स्थिति है। फिर यहाँ वापस यहाँ छठा काल आएगा, फिर वापस छठा काल आएगा, फिर पांचवा काल आएगा, और फिर वापस जब चौथा काल आएगा तो वो चौथे काल की स्टार्टिंग जैसी स्थिति वहां कांस्टेंट अभी है, मतलब उत्सर्पणी का स्टार्टिंग हो जाएगा वो। तो फिर वो स्थिति वहां पर रहेगी। हाँ, और डिटेल में बात हम करेंगे, लास्ट के जो सूत्र आएंगे अपने। कुछ लोगों को जिनको काल के बारे में पता नहीं होगा, उनको समझ नहीं आया होगा कि क्या बात है। अभी मैंने ये प्रश्न के जवाब में इतना बता दिया। हम बात करेंगे डिटेल में, हमारे काल की भी चर्चा इसमें आने वाली, सूत्र है हमारे इसमें, वो चर्चा हम करेंगे। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? कोई नहीं है? सूत्र बोले फिर हम। मैं पूछूं क्या? हाँ, बोलिए बोलिए। वो ये जो आप पढ़ा रहे हो, जैसे भरत क्षेत्र और ये सब नदियाँ और ये लवण समुद्र, तो ऐसा नहीं लग रहा कि भारत का ही लगता है हिम्मत पर्वत? हाँ, वो लगता है ऐसा ही है, लग रहा है ना? लगता है ऐसा ही है, लेकिन वो जो एरिया जितना कहा ना, ये जो जितना बड़ा बड़ा एरिया योजनों में कहा, वो एरिया बहुत ज्यादा है। वो नाम सेम ही है, जैसे हिमालय अपने यहाँ हिमवन पर्वत है, नदियां हुई हैं गंगा और सिंधु, लवण समुद्र और समुद्र अपने भी लवण समुद्र है। हाँ, तो वो देखने में ऐसा ही लगता है। कुछ लोग इस तरह से भी सिद्ध करते हैं, यहीं तो नंदीश्वर द्वीप सिद्ध कर देते हैं, यहीं अपने इधर कंबोडिया वगैरह में वहीं पंचमेरु सिद्ध कर देते हैं, कुछ लोगों ने ऐसा किया है। लेकिन वास्तव में जब हम इसकी एक्चुअल रचना पढ़ते हैं तो वो कितनी बड़ी बड़ी रचनाएं हैं, वो यहाँ पर तो समझ में आ ही नहीं सकती कि इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं वो यहाँ हैं। और वो जैसा क्षेत्रों में वहाँ भोग भूमि का जैसा एरिया है, वैसा एरिया भी यहाँ दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसी की जैसी कुछ कल्पना थोड़ी बहुत वो मिलती जुलती यहाँ है। नहीं, पर वो भरत क्षेत्र वैसा मिल रहा है। हाँ, लगता है ऐसा ही। इस किताब में है ना, विजय पर्वत पर तो अनेक कूटें लिखी हैं, और आपने 9 कूट बताई हैं। तो 9 अनेक ही होती है ना, मतलब वो इस किताब में तो शॉर्ट में लिखा है मैंने, और तिलोय पन्नति में से देख के, जो मेन अपने 3 लोक की रचना का वर्णन जिन ग्रंथों में है, उसमें से देख के भी हम कुछ बातें कर रहे हैं। इसमें तो ये क्या है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, ज्यादा संख्याओं में उलझाना नहीं चाहते थे, इसलिए इनमें ज्यादा संख्याएं नहीं लिखी है, पर हम थोड़ा सा डिटेल में देख रहे हैं, इसलिए वो संख्या हमने देख लिया। चलिए, हो गए प्रश्न सबके? हाँ, बोलिए, लेकिन आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। दादा ने ऐसा बताया था कि मलेशिया की जो रानियां हैं उनके संतान नहीं होती है, नहीं नहीं होती है, संतान होती है, म्लेच्छ रानियों के भी संतान होती है। वो हो सकता है ऐसे निकल गया हो, म्लेच्छ रानियों के संतान होती है, 96,000 पुत्र होते हैं 96,000 रानियों से। हाँ, मीना अभी म्यूट हुई है, बहुत सारे लोग अनम्यूट हो गए हैं। मैं एक बार म्यूट कर रही हूँ सभी को, फिर जिनको पूछना है वो पूछिए। हाँ, अब और किसी को पूछना है? हो गया ना सबका? सूत्र बोल लेते हैं हम लोग। आवाज कहाँ से आ रही है? कल की जैसे ही बोलते हैं शुरू से, या फिर आज बीच में से चालू कर लेते हैं। 10 नंबर से बोलिए, 10 नंबर से। हाँ, भारती आंटी आप शुरू करिए। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कंभो हृदय। देखिए, सै तक बोलना है, आधे सै तक बोलना है। शेषास त्वपर्गाः, बोलिए। रति हर श्री चंद्र जिन तुम्हि अपूरब चंद्र हो, निशेष हो निर्दोष
कंप हो, निकलंक हो अकलंक हो, निष्ताप हो निष्पाप हो। यदि है अमावस अज्ञ जन तो